हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम आज ही के दिन ख़त्म हुआ है, उसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे बच्चों के कंप्यूटर क्वालिफाइंग का, उसके बाद टाइपिंग क्वालिफाइंग का जो की स्ट्रोक्स के हिसाब से कैसा होगा, उसके बाद सेफ स्कोर किसको माना जाएगा। बहुत सारे बच्चों से मैंने जो 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ है उसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद कट ऑफ फैक्टर्स या फिर क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इस बार जो है कट ऑफ क्राइटेरियाज नोटिफिकेशन में आपने देखे होंगे क्योंकि ये नया पैटर्न है। तो सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जाम एनालिसिस, सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो चलते हैं सबसे पहले कट ऑफ फैक्टर्स और क्राइटेरियाज की तरफ। तो सबसे पहले जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है लेवल ऑफ द एग्जाम। डेफिनेटली जब भी एग्जाम जो है नए पैटर्न में आता है, मोस्टली आपको थोड़ा सा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही मिलेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो डिफिकल्ट लेवल में चला जाए। तो इस बार भी जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। तो ये इजी टू मॉडरेट क्यों, ये भी आपसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद डेफिनेटली आप सभी को पता ही है, जो जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 3,60,000 प्लस बच्चों को इस बार सिलेक्ट किया गया था। उसका रीजन नीचे ही लिखा है, 37,000 प्लस वैकेंसी जो जारी की है, उसका रीजन ये था। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ऐसे हैं कि 6 तारीख का थोड़ा सा मॉडरेट था, 2 तारीख का मॉडरेट था, 3 तारीख का मॉडरेट था। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो भी होगा, जो भी आपका लेवल का एग्जाम होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है उसी प्रकार से इक्वी परसेंटाइल जो है आपके कैलकुलेट करता है, यानी कि मार्क्स को आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देता है। सो डोंट वरी अबाउट यूर जो भी आपका यहाँ पे शिफ्ट रहेगा। ओके, अभी आप इतना सीजीएल 1 दे के आए हो तो आई डोंट थिंक सो आपका जो टीयर 1 दिया आपने, तो वो भी आपने तब देखा होगा और इसमें भी वही चीजें होने वाली है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन का, वो है कंप्यूटर में भी होगा क्या या फिर कंप्यूटर में नहीं होगा। तो कंप्यूटर में भी आपको नॉर्मलाइजेशन होने ही वाला है क्योंकि हर शिफ्ट का कंप्यूटर का पेपर भी डिफरेंट था। सो ये सारी चीजें होगी ही। सिर्फ आपका टाइपिंग वाला जो टेस्ट है उसमें नहीं होगा, बाकी सारे इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हुए हैं। अब उसके बाद एग्जाम पैटर्न चेंज, ये भी एक सबसे बड़ा कट ऑफ का जो है वो डिपेंड करता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके साथ आपका जो है मार्क्स जो है लाने के, यानी कि जो इजी टू मॉडरेट था तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर भी किया है क्योंकि इसमें जो है 3,60,000 में वही बच्चे हैं जो पढ़ते हैं जेन्युइनली या फिर एवरेज से ऊपर है। तो वो बच्चे जो है इनमें ही कंपटीशन है। तो डेफिनेटली जो है ये एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, इजी टू मॉडरेट हुआ है, तो वो बच्चों ने अच्छे से इसको अडॉप्ट किया और स्कोर भी किया है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे एज पर ट्रेंड। इसका कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से अगर आप चेक भी करोगे, मैंने बहुत सारे जो डेटा थे वो चेक किए। सो 3 से ऊपर, यानी कि 3 टाइम से ऊपर यहाँ पे जो है बच्चों को बुलाया जाता है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो 1,12,000 तक या एक उससे आगे थोड़ा बच्चों को बुला सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आपको मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे क्राइटेरियाज। बहुत सारे क्राइटेरियाज इस बार एसएससी ने डाले हैं, तो पूरे से अच्छे से सुनो क्या क्या क्राइटेरियाज है। सबसे पहले बात तो एग्जाम पैटर्न। ओके, इसके बारे में तो मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम हो चुका है, ना आपको क्वेश्चंस बताऊंगा क्या आए थे क्या था। ओके, उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ सेक्शन वाइज आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। अब क्या क्या क्राइटेरियाज थे। सो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। सो टीयर 1 को इस बार स्क्रीनिंग ही रखा है, टीयर 2 को ही पूरा यहाँ पे दे दिया है बेनिफिट। टीयर 2 में जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, टीयर 1 में हालांकि उसने नहीं किया होगा, लेकिन टीयर 2 में वो अच्छा स्कोर करेगा तो डेफिनेटली उसका टीयर 2 का ही मार्क्स जो है वो काउंट होने वाला है। सेकंड चीज है, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 of paper 1 of tier 2 examination, candidate will be shortlisted for evaluation of section 3 of paper 1। अब ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कंप्यूटर का इवेल्युएट होगा पहले या क्या इवेल्युएट होगा। सबसे पहले आपका इवेल्युएट जो होने वाला है वो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का आपका जो है एग्रीगेट। ओके, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का आपका जो है एग्रीगेट, इसके हिसाब से क्योंकि आपको सेक्शन 1 भी आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शन 2 भी क्वालिफाई करना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट परफॉर्मेंस
और उसके बाद आपका अगर उसमें होता है, इफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का कौन सा आपका जो आएगा वो है आपका मॉड्यूल 1, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो आपका क्या है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग ही इस बार, यानी कि ये जो नए पैटर्न के हिसाब से आपका रखा गया है। ओके, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड जो आपका टाइपिंग है आर qualifying in nature. However, in module 1 separate higher cutoff as decided by a commission. अब ये higher cutoff क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे यहाँ पे जानकारी दूंगा, लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ओके, ओवरऑल बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा भी होगा, ये जो क्वालिफाइंग रखा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इस बार जो है टेंशन वाला काम भी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, और क्वालिफाइंग रखा है। गलती से किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर टीयर 2 में बाकी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में कर दिया, समझो उसने 330 कर लिए या 300 कर लिए, और गलती से अगर किसी का कंप्यूटर नॉलेज रह गया, सो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका डिपेंड करेगा। सो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और पेपर भी ऐसा नहीं था कि आपका इजी इजी हो जाए। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ठीक ठाक, लेकिन क्वेश्चंस जो थे बाकी 20 में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ, टफ नहीं बोलूंगा लेकिन मॉडरेट से ऊपर यहाँ पे थे। ओके, और ये भी चीज मैंने देखी है कि बच्चे जो पहले प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम 2 तारीख का शुरू होने से पहले, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे कंप्यूटर का, लेकिन बाद में जब 2 तारीख से पेपर शुरू हुआ, बाहर आया कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसी चीजें आ रही, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है उस हिसाब से पढ़ना भी शुरू किया है। शॉर्टकट कीज पकड़ो या फिर बाकी थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीजें इस बार जो पूछी गई है। ओके, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में डीएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, ये चीज जो है ना, ये डीईएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, ये चीज आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की है। हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। सो जो डीईएसटी है जो है वो मैंडेटरी रहेगा, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कंप्यूटर का भी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब है पेपर 1 ऑफ टीयर 2, it will be mandatory for all the candidates to qualify all the sections। इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेक्शंस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, अब मैं आपको एक जस्ट एक ये बता दूं कि इसमें आपका सेफ स्कोर या बाकी सारी चीजें क्या थी इस बार। अभी मैं मॉड्यूल वाइज थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे। मैथमेटिकल जो एबिलिटीज थी, ऐसा सोचा गया था कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है एप्टी यानी कि मैथमेटिक्स का, लेकिन नहीं, टीयर 2 में एग्जाम का पेपर जो है मैथमेटिक्स का आपने भी दिया है, तो आपको ये भी लगा होगा कि थोड़ा सा पैटर्न जो है मैथमेटिक्स का वो इजी आया था। ओके, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, और सबसे ज़्यादा ये था कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लग रहा था। अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के मैथमेटिक्स में हुए। रीजनिंग की बात करूंगा, डेफिनेटली मैथ्स आपका पहला मतलब जब पेपर शुरू हुआ तो मैथ्स था, तो उसके बाद रीजनिंग आया। जो बच्चे डायरेक्ट रीजनिंग में भी गए होंगे बहुत सारे, लेकिन इसमें भी 25 से 27 अटेम्प्ट बहुत अच्छे होंगे। मैथ्स में, रीजनिंग में, दोनों में दो चार ऐसे क्वेश्चंस थे जो टाइम टेकिंग थे। डिपेंड करता है आपका स्पीड कैसा है, इसलिए मैंने 24 से 27 मैथमेटिक्स का अच्छा अटेम्प्ट। उसके बाद में जो आपका रहेगा रीजनिंग का, वो 25 से 27, वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब ये चीज है कि किसी का 22 अटेम्प्ट है, दोनों में 20 अटेम्प्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर है। मैं आपको एक जनरल एक चीज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इस बार, शायद उस बच्चे ने बाकी जगह पे ज्यादा स्कोर किया होगा। खैर, आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो क्लियर करना ही है वैसे भी। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश भी इस बार ठीक ठाक था। हाँ, 4-5 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे कि जिसमें मतलब, और इंग्लिश का एक चीज हमेशा रहता है, आपका जब तक उसका आंसर की या फिर रिजल्ट नहीं आता इंग्लिश का, आप नहीं बता सकते हो। आप मैथमेटिक्स रीजनिंग का बोल सकते हो 100% आप श्योर है, इवन आप जीके का भी बोल सकते हो अगर आपने सही से मार्क करके आए। लेकिन इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ओके, ये चीजें भी मैटर करती है। इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे वेटेज कितना है, 35%। 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स, यानी कि आपका 390 में से मार्क्स तो इंग्लिश के ही 135 है।
तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इंग्लिश यहाँ पे करेगा। और पेपर भी ठीक था इंग्लिश का। हाँ, हम 7-8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपके यानी कि जो कुछ बोल सकते हैं कि बड़े बड़े लाइंस में पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस दिए हुए थे। उसके बाद में एंटीनॉम्स वगैरह यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिसका इंग्लिश में अच्छा है एवरेज से ऊपर, वो बच्चा करके आया होगा। नहीं तो इसलिए मैंने लिखा है कि 37 से लेके 40 तक आपका एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब इसमें 35 भी अगर आपका होगा विथ एक्यूरेसी होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 37 to 40 मैंने इसलिए लिखा है कि उसमें आपका 95% 90% एक्यूरेसी हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश है वो। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हमेशा मैं मानता हूँ ऑलवेज इट इज ऑन अ टफ साइड। टफ इसलिए मैं मॉडरेट इसलिए लिखा था, इजी टू मॉडरेट मॉडरेट लिखा था इस जनरल अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो, प्लस जो पढ़ते हो वो आता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। और 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स इसको भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। ये आपका डिसाइडिंग सेक्शन होने वाला है, यानी कि मॉड्यूल होने वाला है जनरल अवेयरनेस। जिस बच्चे ने 20-22 बहुत अच्छे से किए होंगे उसका तो बहुत अच्छा यानी कि स्कोर होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 10-15 लिखे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक जो एवरेज है बच्चा है जो गुड अटेम्प्ट वाला है, वो उसके लिए 10 से 15 इट विल बी गुड। 10 से कम भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैं ये भी बता रहा हूँ, एंड दे आर ऑल्सो इन रेस, बिकॉज बाकी जगह पे उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने 8 अटेम्प्ट किए जनरल अवेयरनेस में एंड उसने 100% एक्यूरेसी के साथ किए होंगे। सो ये अटेम्प्ट्स तभी मैटर करेंगे इफ यू आर एक्यूरेट, दैट्स इट। तो इसलिए ज्यादा इधर उधर मत देखो। क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमेशा ही आपका जो है वो अलग से सेक्शन रहता है, जिसमें आप पढ़ के भी जाते हो तो भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। पूरा तो दूर की बात है, आप उसमें अगर आप 10-15 भी आप एक्यूरेसी, आप 15-18 भी एक्यूरेसी के साथ करके आए तो बहुत अच्छी बात है। सो 10 से 15 इट विल बी गुड अटेम्प्ट्स। बाकी आप उसमें भी थोड़ा बहुत आपका कम ज्यादा होगा तो कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज की तरफ। इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे बता दूं, 6 से 8 आपका अगर अच्छे से अटेम्प्ट है यानी कि एक्यूरेसी के साथ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ओके, 6 से 8 आपके एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ बच्चों ने ऐसा मतलब मैंने डिस्कस किया बच्चों से, तो ये था कि किसी किसी क्वेश्चंस के बारे में वो श्योर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगर हम बाकी स्कोर कर गए और ये नहीं हुआ तो ये वाला टेंशन वाला माहौल थोड़ा सा बच्चों में देखा गया है। ओके, खैर आप में से भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, सो डोंट वरी। ओके, ज्यादा कुछ ये सोचो मत इसके बारे में। अब आते हैं आपका डेटा एंट्री, यानी कि जो टाइपिंग वाला था स्पीड टेस्ट, वो था क्वालिफाइंग 15 मिनट्स का। ओके, ये तो आपका पूरा पैटर्न के हिसाब से मैंने सेव अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे बताए। अब आता हूँ मैं कंप्यूटर नॉलेज। ओके, बाकी के बारे में तो मैंने बात कर दी। अब कंप्यूटर के क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे, अब यहाँ पे कैसा है, कुछ सीपीटी के पोस्ट मतलब है, कुछ नॉन सीपीटी के पोस्ट है। कहीं पे आपको कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे आपको ज़रूरी है लेकिन उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें मेंशन की गई है आपके नोटिफिकेशन में। जैसे कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, वो कैसे दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो ओपन के लिए 30% है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ऑल अदर कैटेगरीज 20%। उसके हिसाब से अगर कंप्यूटर क्वालिफाइंग देखेंगे 18, 15 और 12 रिस्पेक्टिवली, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर्स कैटेगरी के लिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, फॉर सीपीटी पोस्ट हायर स्टैंडर्ड विल बी सेट। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये वाला ये हो सकता है नॉन सीपीटी का होगा, जो नॉन सीपीटी के पोस्ट है जहाँ पे उतना जरूरी नहीं है, उनके लिए ये कट ऑफ होगा। लेकिन एक यहाँ पे सेंटेंस आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फॉर सीपीटी पोस्ट हायर स्टैंडर्ड विल बी सेट, यानी कि जो सीपीटी के पोस्ट है उसके लिए आपके जो है यानी कि स्कोर ज्यादा चाहिए कंप्यूटर में, यानी कि वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपके बढ़ा देंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके बढ़ा देंगे सीपीटी पोस्ट के लिए। ये भी चीज याद रखना, ठीक है। उसके क्योंकि ये कंफ्यूजन था, बच्चों को दिया था नोटिफिकेशन में और उसके नीचे ये भी लिखा था कि हायर कट ऑफ भी रहेगा, तो ये क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं ये भी बता दूं आपको सीपीटी पोस्ट कौन सा है या फिर नॉन सीपीटी पोस्ट कौन सा है। सो
उससे पहले मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूं कि कंप्यूटर का तो मैंने बता दिया, अब टाइपिंग वाला बताता हूँ। सो टाइपिंग वाला जो है वो भी डेफिनेटली सीपीटी पोस्ट के लिए रहेगा। ये सारे सीपीटी के पोस्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके, जिसमें हायर स्टैंडर्ड सेट्स होंगे, एरर्स, टाइपिंग एरर्स के लिए, और दूसरा आपका कंप्यूटर के लिए। अब एरर जो 2020 के हिसाब से कैसा था वो मैं बता दूं। 5% था जनरल के लिए, 7% अदर कैटेगरीज के लिए, और पीडब्ल्यूडी या फिर अदर्स के लिए यहाँ पे 10% था। अब ये चेंज हो सकता है, ये 2020 के सोर्स से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये सीपीटी वाले हैं। सो सीपीटी वाले पोस्ट जो है ना, जो लिखा गया है फॉर सीपीटी पोस्ट हायर स्टैंडर्ड विल बी सेट। सो यहाँ पे जो एरर है आप देखोगे 5% 7%, ये इस प्रकार आपका रह सकता है। एरर्स आपको जो है यहाँ पे नीड्स टू बी मिनिमम फॉर सीपीटी, जो भी आपके सीपीटी पोस्ट है उनके लिए, ये चीज याद रखना। और ये बहुत जरूरी है। उसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट आते हैं, इंस्पेक्टर आता है, बहुत सारे, जैसे कि उसके बाद में एमईए का जो एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो भी आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पोस्ट आते हैं जिसमें जेएस या बाकी, तो ये सारे पोस्ट के लिए भी, असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी ये जरूरी आपका रहेगा, ओके। उसके जरूरी नहीं इस बार यही रहेगा, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए जो सीपीटी वाले पोस्ट है ना, ये लिख के रखो, इसका फोटो निकालो या कुछ भी करो, इसको लिख के रखो ताकि आपको याद रहे ये सीपीटी के पोस्ट है। ये क्यों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है एग्जाम का रिजल्ट लगने से पहले, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि जो नॉन सीपीटी जो है वो, या डीएसटी जो पोस्ट है वो कौन से है। तो ये सारे जो पोस्ट है आपको जो नजर आ रहे हैं, ये सारे नॉन सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट है। याद रखना, आपको कंप्यूटर और टाइपिंग वाला क्लियर करना ही है एग्जाम, लेकिन आपका नॉन सीपीटी और सीपीटी के लिए क्वालिफाइंग अलग अलग रहेगा। सो फॉर द पोस्ट जो है उसके मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहेंगे, उसके लिए आपके 20%, 25%, 30%। तो ये जो दिया है ये है आपका डीईएसटी का, ओके। डीईएसटी का आपका मैंने ये कट ऑफ दिया है जो आपके नोटिफिकेशन में ही है। 20% आप अपने जो है, आई थिंक 2000 की प्रेस बताया गया था उस हिसाब से कैलकुलेट करो, 25%, 30%, इस हिसाब से आपका कट ऑफ रहेगा, ये नॉन सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट के लिए, ओके, क्लियर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कंप्यूटर का इसमें क्लियर हो गया, ओके। और बाकी जो हायर स्टैंडर्ड है वो तो कुछ भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, वो आपके पोस्ट के हिसाब से रहेंगे, लेकिन मिनिमम ये हो सकते हैं। और उसके बाद में मैंने एरर्स जो है आपका टाइपिंग एरर्स के बारे में बताया। अब और एक चीज़ बताना रह गया, टाइपिंग एरर्स का मैं बता दूं। ज़्यादा सोचो मत टाइपिंग एरर्स के बारे में, ओके। क्योंकि अगर आप नॉन सीपीटी और नॉन डीईएसटी के लिए है आपका अप्लाई करना, तो उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं आपको, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे एरर्स आपके चल जाएंगे। और एरर्स कौन से आपके पकड़े जाएंगे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि कुछ बच्चों का कुछ मतलब कुछ दो तीन सेंटेंस रह गए समझ लो लिखना टाइपिंग के टाइम वक्त, और जो आपने लिखा है उसमें से भी अगर कोई एरर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ो या फिर मतलब जो भी चीजें होंगी, कुछ रह गया होगा, तो ये सारी चीजें हैं लिखते टाइम भी आपके जो एरर्स होंगे, और जो बचे हुए आपके जो पैराग्राफ है उन सारों को एरर्स में पकड़ा जाएगा, उनको सारों को एरर्स में पकड़ा जाएगा, ओके। ये चीज याद रखना कि आपके जो एरर्स यानी कि जो रहा हुआ, अगर आप गलती से आपका कुछ रह गया या फिर आपने कुछ मिस्टेक की है, दैट इज योर एरर, ओके। अब आते हैं जो पिछले साल का कट ऑफ था, ये इस प्रकार था, इस पे तो मैं रुकूंगा ही नहीं क्योंकि पैटर्न चेंज सब चेंज। 270 प्लस, +-5, यहाँ पे याद रखना मैंने मेंशन किया, +-5, 270 विल बी दी जनरल का कट ऑफ, हो सकता है टेंटेटिवली। अब आप पूछोगे ये कौन से पोस्ट के लिए क्या, मैं इसको पोस्ट वाइज अभी आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा डिफाइन करके कि ये पोस्ट के लिए 300 प्लस रहेगा, ये पोस्ट के लिए इतना रहेगा, या फिर ये स्केल के लिए इतना रहेगा, ये नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो आखिरी पोस्ट यानी कि आखिरी स्केल तक है, उसके लिए 270 या 265 तक ये कट ऑफ जो है यूआर का रह सकता है। ओबीसी का वही +-5 के हिसाब से 265 तक, एससी का 225, ईडब्ल्यूएस का 200, 265, एसटी का 215। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये +-5 पकड़ के आप चलो, इसके आगे पीछे कट ऑफ आपका रहेगा। एंड
ये जो है मैं आखिरी पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ना कि कोई डिफाइन करके बता रहा हूँ ये पोस्ट वाइज इतना, ये पोस्ट वाइज इतना, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है, इस बार जो मार्जिन है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने देखा होगा कि 25 का भी आप मार्जिन दे सकते हो, रेंज बहुत बड़ी दे सकते हो कट ऑफ की, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देता है। तो इसलिए मैं कोई रेंज आपको नहीं बता रहा हूँ कि 250 के लेके 270 होगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। 265 270 के आजू बाजू में आपका रह सकता है कट ऑफ। इस हिसाब से आप बाकी कैटेगरीज का भी देख लो। ओके, नाउ व्हाट टू डू टिल द रिजल्ट। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, आपने अगर नोटिफिकेशन अच्छे से देखा होगा, वहां पे एक चीज लिखी गई है कि प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू online option form on the website of the commission before declaration of final result। यानी कि आपका आंसर की तो आएगा शायद से, और एसएससी बहुत फास्ट हो चुका है अभी तो, कुछ रिसेंट टाइम में। सो आंसर की तो तुरंत आ जाता है, जैसे सीजीएल का 4 दिन में आया, मेरे ख्याल से उससे पहले भी सीएचएसएल या फिर जो भी एग्जाम्स थे जीडी वगैरह उसके भी 4-5 दिन में आ चुके थे। इसका भी सीजीएल का जो टीयर 2 का है वो भी जल्दी आने की आशा हम करते हैं, 5-6 दिन तक। लेकिन वो तो खैर आपका आंसर क्या आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट तक आपको क्या रेडी करके रखना है, आपको लिख के रखना है आपके प्रेफरेंसेस पोस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो मैंने इसलिए आपको सीपीटी नॉन सीपीटी आपको बताया, आपको आप ये वीडियो में वापस जाइए, वो पोस्ट लिख के रखिए कौन से है, और उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिखिए। अगर ऐसा होता है, समझो कि आपका टाइपिंग में आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है या आपको नहीं गया होगा, तो आप उस हिसाब से सोचो, क्योंकि यानी कि जहाँ पे सीपीटी है वहाँ पे अलग लगेगा कट ऑफ, जहाँ पे नॉन सीपीटी है वहाँ पे अलग लगेगा। लेकिन आपको कंप्यूटर और डीईएसटी यानी कि टाइपिंग वाला दोनों आपको क्लियर करने जरूरी है क्वालिफाइंग, वेदर आप नॉन सीपीटी हो या फिर सीपीटी हो, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लिखा हुआ भी है। नाउ कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस, अगर उस टाइम पे आप नहीं करते हो, जब भी लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी लाऊंगा मैं। तो आपको ये सारी चीज़ें तब तक, यानी कि जब भी आपका लिंक आएगा, जब भी ये सारी चीज़ें प्रेफरेंस के लिए आएंगे आपको फिल करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा इतनी मेहनत करके। सो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। कट ऑफ के बाद लोग ध्यान नहीं देते, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत पीछे भागो, आपने अगर अच्छा अटेम्प्ट किया जस्ट गो ऑन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पॉजिटिविटी रखो, एंड ज़्यादा सोचो मत, या फिर आपका पेपर थोड़ा सा खराब भी गया होगा, या फिर आपको लग रहा हो कंप्यूटर या इसका आपका अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, सो डोंट वरी। 2023 यानी कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी ऑन द वे है, जल्दी आने वाला है। एसएससी वैसे भी अभी थोड़ा बहुत फास्ट हो चुका है, क्योंकि पहले से बहुत पीछे पड़ा हुआ था, जो पीछे के एग्जाम्स थे उसकी वजह से, तो अभी बहुत सारे आप देख सकते हो, 37,000 वैकेंसीज निकलना बहुत बड़ी बात है। सो यस, और चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इस बार। सो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सो डोंट वरी, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इवन नो वन कैन प्रेडिक्ट, आपने एग्जाम दिया तो भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस। इफ़ यू लाइक दिस, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जिनका कंफ्यूजन है। इफ़ यू हैव मोर कंफ्यूजन, आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछो, या फिर और कुछ कंफ्यूजन होगा वो पूछो, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं वो आप बताओ। सो यस, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एवरीवन, मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में। सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।